हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे चलते हैं और आज के सेशन में हम 19 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी क्वेश्चंस आज के सेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर की PDF आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो देखिए, नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जाने वाला है। 19 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। अब देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आएगा कि किन देशों के मध्य में। तो देखिए, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर दो देश ना होकर भारत के साथ साथ 50 से अधिक देशों की नौसेना शामिल होने वाली है। मतलब 50 से अधिक देशों की नौसेना के मध्य में नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस साल ये जो आयोजन है 2 फेज में होगा फ्रेंड्स। इसका पहला फेज हार्बर फेज के नाम से जाना जाएगा और दूसरा फेज सी फेज के नाम से जाना जाएगा। हार्बर फेज 19 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक और सी फेज 24 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाने वाला है? तो किया जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के तट पर। यह द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, मतलब 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है एक से ज्यादा देशों के मध्य में। वैसे सबसे पहली बार मिलन युद्धाभ्यास की शुरुआत 1995 में की गई थी। तब केवल 4 कंट्रीज ने ही इस युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट किया था। 4 कंट्रीज की नौसेना या नेवी ही इस युद्धाभ्यास में पहली बार शामिल हुई थी और अब 2024 में ये बढ़ते बढ़ते 50 से अधिक देशों की नेवी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। आयोजन मिलन 2024 नौसैन्य अभ्यास का आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर हमारे जीएस फाउंडेशन का आरंभ 2.0 बैच शुरू होने वाला है। स्पेशली ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बैच बहुत ही बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि स्पेशली जो फोकस इस बैच में हमारा होने वाला है वो आंसर राइटिंग पर रहेगा। आप सभी जानते हैं सेंट्रल में यूपीएससी या स्टेट में जो पीसीएस की एग्जाम है, वहाँ पर आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पूरे बैच को आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिज़ाइन किया गया है। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी ऐड ऑन किए गए हैं यहाँ पर, जैसे फॉरेन अफेयर्स, इंडियन सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपके लिए एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि आपको पहले आरंभ बैच में नहीं मिले थे और इस आरंभ 2.0 में आपके लिए यहाँ पर ऐड किए गए हैं। आप पूरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें भी इजीली एनरोल कर सकते हैं रूट एप्लीकेशन पर जाकर। वहां पर इंडियन पॉलिटी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप इंडियन पॉलिटी को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इजीली आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर इंडियन पॉलिटी का लाइव बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है, जहां पर पूरे बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है और लाइव क्लासेस बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होगी। क्लास नोट्स भी दूंगा मैं आपको, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके टेस्ट भी आपको वहीं पर एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको आप इजीली लगाकर अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। बिना देर किए रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और आप किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? तो यह देश है इंडिया। इंडिया के द्वारा देखिए सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की गई। कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट में भारत की रिप्रेजेंटेटर यूनाइटेड नेशन की भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2030 एजेंडा को इम्प्लीमेंटेशन में लाना, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना और गरीबी का पूरे वर्ल्ड में उन्मूलन करना सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की थीम थी। 2024 में इसके 62वें सत्र की अध्यक्षता इंडिया के द्वारा की गई है। इसके बाद 2025 में सामाजिक विकास आयोग के 63वें सत्र की अध्यक्षता पोलैंड देश के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर देखिए, सोशल डेवलपमेंट कमीशन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की एक फंक्शनल बॉडी है फ्रेंड्स, जो कि सामाजिक विकास मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करने और उसे बढ़ाने के लिए एक इंटरनेशनल मंच प्रदान करती है।
इसके 62वें सत्र की अध्यक्षता 2024 में इंडिया के द्वारा की गई और 2025 में इसके 63वें सत्र की अध्यक्षता पोलैंड के द्वारा की जाने वाली है। ओके, इसके बाद चेट्टीकुलंगरा भरणी उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? चेट्टीकुलंगरा भरणी उत्सव नाम से समझ में आ जाएगा आपको कि यह दक्षिण भारत के किसी राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह सेलिब्रेट किया जाता है भारत के केरल राज्य में। हाल ही में भारत के केरल राज्य में हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला चेट्टीकुलंगरा भरणी उत्सव की शुरुआत की गई। यह पर्टिकुलर एक मंदिर पर मनाया जाता है जिसका नाम ही चेट्टीकुलंगरा भगवती मंदिर है। मतलब देवी की उपासना के लिए, देवी को खुश करने के लिए हर साल ये कुंभ महीने में मतलब फरवरी मार्च माह में केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। इस दौरान देखिए बहुत विशाल प्रतिमाएं बनाई जाती है जिसे वहां पर लोकली केट्टू काश्चा के नाम से जाना जाता है। ये प्रतिमाएं कपड़ों से, फूलों से, आभूषणों से सजाई जाती है और माता को प्रसन्न करने के लिए इनकी एक रैली निकाली जाती है। तो यहाँ पर हमारे लिए उत्सव इंपॉर्टेंट है, तो हमको याद रखना चाहिए चेट्टीकुलंगरा भरणी उत्सव भारत के केरल राज्य में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। केरल के अदर फेस्टिवल की बात करें तो अडूर गज मेला, अट्टूवेला महोत्सव, चेट्टीकुलंगरा भरणी, अभी इसकी बात की हमने, कट्टुकल पोंगल या पोंगाला के नाम से भी जाना जाता है, और कल्पति रथोत्सवम। ये अलग अलग उत्सव है जो कि अलग अलग मंदिर पर, अलग अलग प्लेसेस पर केरल राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। याद रखिएगा, दक्षिण भारत से देखिए आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएंगे। पहला तो ये कि डेमोक्रेसी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ओके, किससे रिलेटेड है? तो किसी भी देश में लोकतंत्र कितना स्ट्रांग है उसके आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब लोकतंत्र कैसे स्ट्रांग होगा? गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है, लोगों के पास कितने अच्छे राइट्स हैं, कितने अच्छे अधिकार हैं, मीडिया कितना ज्यादा स्वतंत्र है खबरें दिखाने के लिए, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। यह है डेमोक्रेसी इंडेक्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा हर साल तैयार किया जाता है। हाल ही में देखिए 2023 के लिए इस इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया और इस साल इस इंडेक्स में वर्ल्ड के 167 कंट्रीज को शामिल किया गया, जिसमें भारत को 41वीं रैंक पर रखा गया। मतलब डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत को 41वां रैंक दिया गया है। ऑल ओवर कितने देशों को कैलकुलेट किया गया? तो ये 167 है। अगर हम इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में पहले स्थान पर देश की बात करें तो ये यूरोप का देश नॉर्वे है, जहां पर डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। सेकेंड हो जाता है न्यूजीलैंड और थर्ड है आइसलैंड। बात आती है कि सबसे निचले पायदान पर मतलब लास्ट रैंक पर कौन सा देश है? तो ऑब्वियसली ये अफगानिस्तान है। तालिबान का शासन है तो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी वहां पर डिस्ट्रॉय है, तबाह है। तो ये 167 रैंक पर है। यहाँ पर इस इंडेक्स में आप ये याद रखिए 167 देशों को सम्मिलित किया गया। इंडिया की रैंक 41, पहले स्थान पर नॉर्वे और सबसे लास्ट पर कौन? तो अफगानिस्तान। वैसे इस इंडेक्स को अलग अलग डायमेंशंस पर तैयार किया जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था। इलेक्टोरल प्रोसेस कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, सरकार की कार्यशैली कैसी है, राजनीतिक भागीदारी लोगों की कितनी अच्छी है, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, इसके अलावा नागरिकों के पास कितनी फ्रीडम है। इन अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर इस इंडेक्स को हर साल तैयार किया जाता है। यह नॉर्मली कभी मेंस अगर लिखना पड़े तो पूछा जा सकता है किसी भी सिविल सर्विसेज में, लेकिन वनडे एग्जाम में जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहां पर आप इंडेक्स में रैंक याद रखिए इंडिया की, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। राजस्थान के करौली में किस खनिज के भंडार प्राप्त हुए? राजस्थान का एक प्लेस है करौली, जहां पर हाल ही में देखिए लौह अयस्क के भंडार देखने को मिले हैं। राजस्थान के खनिज विभाग ने राजस्थान के करौली में हाल ही में लौह अयस्क के भंडारों का पता लगाया, जो कि ऑलमोस्ट 840 मिलियन टन है। तो राजस्थान के खनिज विभाग को राजस्थान के करौली में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। यहाँ पर देखिए हम लौह अयस्क की बात करें तो ये एक प्रकार का धात्विक खनिज है फ्रेंड्स। ऐसे अयस्क जिसमें लोहे की मात्रा 70% से ज्यादा होती है, ऐसा लौह अयस्क हेमेटाइट के नाम से जाना जाता है। सबसे उत्तम प्रकृति का लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट जिसमें लोहे की मात्रा 60 से 70% होती है, ये सेकेंड नंबर पर है। फिर आता है लिम्नोटाइट जिसमें
40 से 60% लोहे की मात्रा होती है। ऐसा लोह अयस्क लिम्नोटाइट के नाम से जाना जाता है। फिर साइडराइट, जहां पर 40% से कम लोहे की मात्रा होती है। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आता, सबसे उत्तम प्रकृति का लोह अयस्क कौन सा, तो ये हेमेटाइट है। ये जनरल सी इंफॉर्मेशन थी जो कि लोह अयस्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन हमारा ये था कि राजस्थान के करौली में किसके भंडार मिले हैं, किस खनिज के भंडार मिले हैं, तो लोह अयस्क के भंडार मिले हैं। ये आप याद रखिएगा, जो कि ऑलमोस्ट 840 मिलियन टन है। इसके बाद महाकाव्य महाभारत पर आधारित ज्योतिसर अनुभव केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि देखिए ज्योतिसर वो प्लेस है जहां पर महाभारत काल में कभी भगवत गीता बोली गई थी या फिर भगवत गीता ज्ञान दिया गया था। तो हाल ही में देखिए ज्योतिसर अनुभव केंद्र, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन हरियाणा के रेवाड़ी में किया है। तो हरियाणा का रेवाड़ी वो क्षेत्र है जहां पर भगवत गीता बोली गई थी। तो हरियाणा के रेवाड़ी में ही ज्योतिसर अनुभव केंद्र का इनॉग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। भारत की संस्कृति को संरक्षित करना, लोगों को और पूरे वर्ल्ड को भारत की संस्कृति के बारे में बताना, भारत की संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करना, इस सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हरियाणा का ज्योतिसर गीता ज्ञान की जन्मस्थली माना जाता है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। तो ज्योतिसर अनुभव केंद्र का इनॉग्रेशन भारत के पीएम के द्वारा हरियाणा राज्य में हाल ही में किया गया। इसके बाद आइए, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है। तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है जर्मनी। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान थी फ्रेंड्स, जो कि तीसरे स्थान से फिसलकर अब चौथे स्थान पर आ गई है। यह जीडीपी के आधार पर काउंट किया गया है, यह समझिएगा। अब जीडीपी की काउंटिंग के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करें तो ये अमेरिका है। सेकंड पर आती है चाइना और अब थर्ड पर आ गई है जर्मनी और अब चौथे स्थान पर फिसल के आ गया है कौन, जापान। तो याद रखिएगा, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी बनी और जापान तीसरे से चौथे स्थान पर आ गया जीडीपी के मामले में। अब यहां पर सीधा आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जीडीपी एक्चुअल में है क्या, जिसके आधार पर इकोनॉमी को काउंट किया जाता है। तो देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये क्या है, तो किसी भी देश में एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की गई है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है, उनका मार्केट प्राइस ही उस देश की जीडीपी कहलाता है। इसी के आधार पर किसी भी देश की इकोनॉमी को काउंट किया जाता है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर पहले जापान की इकोनॉमी थी, जो गिरकर चौथे स्थान पर आ गई और तीसरे स्थान पर जीडीपी के मामले में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाती है जर्मनी। जापान की गिरती हुई इकोनॉमी के कारण को जाने तो वहां पर देखिए, एक तो एजेड लोग ज्यादा है, जो यूथ होता है वो बहुत कम है काम करने के लिए, तो श्रम की भी कमी है और डिजास्टर काफी आते हैं। प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में जापान देश स्थित है। आप जानते हैं एशिया महाद्वीप के पूर्व में जापान स्थित है प्रशांत महासागर में, तो वहां पर डिजास्टर सुनामी भी काफी आती जाती रहती है, काफी भूकंप आते हैं। तो इस केस में जापान की इकोनॉमी पे बार बार इफेक्ट आता है। तो अब जापान की इकोनॉमी तीसरे से चौथे स्थान पर आ गई है जीडीपी के मामले में और तीसरे स्थान पर आ गई जर्मनी की इकोनॉमी। अगर क्वेश्चन ऐसा आता विश्व की सबसे पावरफुल अर्थव्यवस्था वाला देश कौन, तो वो अमेरिका। सेकंड पर आता चाइना। सारे फैक्ट यहां पर मैंने आपको बता दिए, क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय जनजाति हिजला मेला महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो राजकीय जनजाति हिजला मेला फेस्टिवल भारत के झारखंड राज्य में सेलिब्रेट किया जा रहा है। झारखंड जिले के संताल परगना में यह विश्व प्रसिद्ध राजकीय जनजाति हिजला मेला फेस्टिवल है फ्रेंड्स, जिसकी हाल ही में शुरुआत की गई। अब यह ऐतिहासिक मेला इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि राजकीय जनजाति हिजला मेला फेस्टिवल की शुरुआत 1890 में अंग्रेजों के शासनकाल में झारखंड में की गई थी। यह मेला झारखंड में मयूराक्षी नदी के तट पर हर साल आयोजित किया जाता है और 2015 में झारखंड राज्य सरकार ने हिजला फेस्टिवल को राजकीय मेले का दर्जा दिया था। तो जनजाति हिजला मेला फेस्टिवल भारत के झारखंड राज्य में हाल ही में शुरू किया गया। किस संस्था द्वारा छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 का आयोजन किया जाएगा। युविका 2024 जो कि देखिए यूथ साइंटिस्ट प्रोग्राम है फ्रेंड्स, ये शुरू किया गया है इसरो के द्वारा।
आंसर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसरो के द्वारा भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के बारे में युवाओं को जानकारी देना, उन्हें इसके प्रति एजुकेट करना युविका 2024 प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। शुरू किसने किया, ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। वैसे इसरो के द्वारा इस प्रोग्राम की शुरुआत 2019 में की गई थी और 2019 के बाद 2022 में और 2023 में भी सक्सेसफुली इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा चुका है। अब युविका 2024 का आयोजन चौथी बार इसरो के द्वारा एक बार फिर से 2024 में किया गया। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति भारत में जितना भी यूथ है उनको एजुकेट करना इस योजना या प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में ज्योति आराजी ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर देखिए, ज्योति आराजी को हम काफ़ी सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, काफ़ी सुर्खियों में रहती है। ये दौड़ से संबंधित खिलाड़ी है, रेस से संबंधित खिलाड़ी है, जिन्होंने हाल ही में एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अब आपके दिमाग में आएगा कि चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए, इस चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में ईरान में किया गया फ्रेंड्स, जहां पर 17 फरवरी को भारत की ज्योति आराजी ने महिलाओं की 60 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि रेसर ज्योति आराजी का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इनका जन्म 1999 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था। 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी इन्होंने दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तब उन्होंने अपनी रेस को 8.12 सेकेंड में पूरा किया था फ्रेंड्स, और एक नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और अब 2024 में एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने 100 मीटर हर्डल रेस को 13.09 सेकेंड में पूरा किया है और गोल्ड मेडल इस रेस में अपने नाम किया। इसके अलावा इन्होंने विमेंस की ही 100 मीटर हर्डल रेस में सिल्वर मेडल भी इस चैंपियनशिप में अपने नाम किया। अब यहाँ पर देखिए, हम एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो इसकी शुरुआत 2004 में एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। एशिया के एथलीटों के मध्य में आयोजित की जाने वाली ये चैंपियनशिप है, 2004 में शुरू की गई थी और अब 2024 में इसका आयोजन ईरान देश में किया गया है, जहां पर ज्योति आराजी ने इस चैंपियनशिप में 100 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड अपने नाम किया। क्लियर? तो यहां पर देखिए, हमने 19 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए, आज की फैक्ट शीट में हम सितंबर मंथ के सभी वन लाइनर करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हैं। पहला देखिए, मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का इनॉग्रेशन बेंगलुरु में किया गया। 10 फरवरी 2023 को असम की कैबिनेट ने आक्सफा को हटाने की सिफारिश की है। 10 सितंबर 2023 को भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की घोषणा की। यूएस ओपन में मेंस सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया। AM गोखले पुरस्कार से हाल ही में संजय मिश्रा को सम्मानित किया गया। इसके अलावा बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया। ये सभी वन लाइनर सितंबर मंथ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में, जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था, यहां पर हम उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज R अश्विन बने। इसरो द्वारा इनसेट 3DS उपग्रह को GSLV F-14 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में भारत के PM नरेंद्र मोदी ने बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास राजस्थान राज्य में किया है। INS जटायु नेवल बेस लक्षद्वीप में बनाया जाएगा। 59th दक्षिण पूर्व एशियाई सेंट्रल बैंक गवर्नर समिट का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। नंद किशोर यादव हाल ही में बिहार राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके बाद आइए, IRCTC का नया चेयरमैन और MD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। हाल ही में देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई। ई जागृति पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा शुरू किया गया। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में 15 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे फ्रेंड्स। अब आज के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए, सूरत जो कि गुजरात में स्थित है, किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।